नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बाजार में 8 दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में मुनाफा वसूली। ऑटो, एनर्जी, एफएमसीजी में बिकवाली। आईटी, इंफ्रा, फार्मा शेयरों में दबाव। सेंसेक्स 416 और निफ्टी 116 अंक गिरकर बंद। गुजरात में दूसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी ने झोंकी ताकत। आज भी अहमदाबाद में रोड शो के साथ 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे पीएम। गृह मंत्री अमित शाह की भी रैलियां। अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे? मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता पर सीएम शिवराज का बड़ा फैसला। कमेटी बनाने का ऐलान किया। महाराष्ट्र में फडणवीस, हरियाणा में खट्टर सरकार भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन। बीजेपी ने उतारी दिग्गजों की फौज, तो इधर कांग्रेस की तरफ से जगदीश टाइटलर के चुनाव कैंपेन पर बीजेपी ने बोला हमला। मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी गैंगस्टर गोल्डी बरार को हिरासत में लेने की खबरों पर पंजाब के सीएम ने लगाई मुहर। कहा, कैलिफोर्निया में पकड़े गए गोल्डी को भारत लाने की तैयारी। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का तिहाड़ जेल में पोस्ट नार्को टेस्ट खत्म। सवाल जवाब के दौरान पुलिस के साथ एफएसएल के 4 अधिकारी रहे मौजूद। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चुनावी दंगल की खबरों के साथ। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में पिछली बार से 5% कम मतदान हुआ है। अब उत्तर और मध्य गुजरात की 93 सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होना है, यानी कल तक का समय। और पार्टियां पूरा जोर इसको लेकर लगा रही हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भगवंत मान जैसे दिग्गज प्रचार मैदान में हैं। प्रधानमंत्री की आज 4 जनसभाएं हैं और निशाने पर है कांग्रेस। आज पाटड़ की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस चुनाव तक ईवीएम का रोना रहती है और नतीजे आने पर सब भूल जाती है। कांग्रेस जारे ईवीएम ने कोसवानु चालू करे एम के ईवीएम में गड़बड़ छे, ईवीएम ने रही जाए तो आम करजो। ईवीएम એટલે તમારે સમજી જવાનું કે કોંગ્રેસે ઉચાળા ભરી લીધા છે અને કોંગ્રેસે મતદાન પતે પહેલા ચાલુ કરી દીધું કે ઈવીએમ 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 ઈવીએમ। કોંગ્રેસની વિશેષતા એ છે કે ચૂંટણી ચાલતી હોય ત્યારે મોદીને ગાળો બોલવાની અને ચૂંટણીનું मतदान આવે ત્યારે ઈવીએમને ગાળો देवानी। तो वहीं गुजरात में चुनावी माहौल का जायजा लेने के लिए चलते हैं केतन जोशी के पास। केतन, क्या क्या खास है आज चुनाव प्रचार में? चुनावी मैदान से क्या कुछ खबरें? देखिए, आज भी तीनों पार्टियों ने अपनी ताकत लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की तीसरी रैली है वो चल रही है। चौथी जनसभा है वो अहमदाबाद में होगी। उससे पहले एक रोड शो भी होगा। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो भगवंत मान और राघव चड्ढा भी रोड शो कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, वो भी लगे हुए हैं प्रचार करने के लिए। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के शाहीबाग इलाके में और कुछ देर बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज भी रोड शो होगा। कल जो ऐतिहासिक रोड शो था 51 किलोमीटर का लंबा रोड शो, लेकिन आज जो रोड शो होगा वो 5 किलोमीटर का होगा। इसी शाहीबाग इलाके से शुरू होकर लास्ट में सरसपुर जाकर ये रोड शो समाप्त होगा। बीच में अहमदाबाद के प्रसिद्ध भद्रकाली माताजी मंदिर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो अपना शीश झुकाएंगे। अहमदाबाद की नगर देवी से जाना जाता है भद्रकाली माताजी का मंदिर। तो हम कह सकते हैं कि ये पुराने अहमदाबाद में इस वक्त हम खड़े हैं और यहाँ से वो 5 किलोमीटर का लंबा रोड शो करने वाले हैं और आखिर में एक जनसभा भी अहमदाबाद के सरसपुर में ही आयोजित की जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि चुनावी गहमा गहमी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
खुद एक ऑलराउंडर के तौर पर मैदान में आ चुके हैं और आज भी अहमदाबाद की जनता का उत्साह भी उतना है। आप देखिए कि अभी भी पुलिस के साथ साथ आसपास अभी यहाँ एसपीजी के कमांडो भी आए थे गश्त लगाने के लिए और पूरी की पूरी भीड़ उमड़ने की पूरी संभावना है। तो हम कह सकते हैं कि अब दूसरे चरण का मुख्य फोकस है वो अहमदाबाद ही रहेगा और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का दूसरा मेगा रोड शो भी शुरू होगा। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स और अपडेट के लिए आपका केतन। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके से गुजरात में दूसरे चरण के लिए तैयारियां फिर से प्रचार की शुरू। और अब बात दिल्ली में एमसीडी चुनाव की, जहां पर प्रचार का आज आखिरी दिन है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से आज पूरी ताकत झोंकी गई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मोर्चा संभाला है। केजरीवाल ने रॉज के साथ बातचीत में भरोसा दिया कि आरडब्ल्यूएस को और ताकत वो देंगे और लोकल लेवल पर काम करवाएंगे। गोपाल राय और मनीष सिसोदिया रोड शो कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया। वहीं कांग्रेस के रोड शो में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के साथ अभिनेत्री नगमा भी नजर आई। परसों यानी कि 4 दिसंबर को होने वाले मतदान के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और रविवार तक दिल्ली में शराबबंदी लागू कर दी गई है। तो वहीं एमसीडी चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने योग के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी योगा क्लासेस में अड़ंगे लगा रही है, लेकिन वो इसे बंद नहीं होने देंगे। और मैं बार बार ये कहता हूँ, मैं दिल्ली वालों का भाई हूँ, मैं दिल्ली वालों का बेटा हूँ, तो मैं हर एक के परिवार का हिस्सा हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। सो कल आप जब सवेरे अपनी अपनी क्लासेस में जाएं तो एक तो ये मैसेज दे देना कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि आपकी क्लासेस कभी बंद नहीं होने देंगे, किसी हालत में बंद नहीं होने देंगे। और दूसरा मैसेज ये कि आप सब लोग जिसको वोट डालना चाहें वोट डालें। हम आपको वोट डालने के लिए कोई मजबूर नहीं कर रहे कि हमारी क्लासेस में आओगे तो हमें ही वोट देने हैं। आप जिसको वोट डालना चाहें आप वोट डालें। ये काम हम वोट के लिए नहीं कर रहे, ये काम हम पुण्य के लिए कर रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले कांग्रेस मुश्किलों में फंसती दिख रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और 1984 सिख दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर दिल्ली में कांग्रेस के लिए चुनावी कैंपेन करते दिखे। बड़ा हिंदू राव इलाका था ये, जहां पे टाइटलर कैंपेन करते नजर आए हैं। इनके खिलाफ बीजेपी ने कांग्रेस पर अब हमला बोल दिया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी सिखों के जख्म पर नमक छिड़क रही है। 84 के दंगों में जिसका सबसे बड़ा हाथ रहा, ऐसे चेहरों को लेकर भी आज कांग्रेस जा रही है। तो हम तो जनता को बताते हैं कि एसआईटी का गठन भी 84 के दंगों पर किया तो मोदी सरकार ने किया और सिखों को न्याय दिलाने का काम किया। हमने तो करतारपुर कॉरिडोर को भी खोला, हेमकुंड साहब तक रोपवे पहुंचाने का काम किया, साहिबजादों की शहादत पर वीर दिवस मनाने का काम किया है। तो 550वां प्रकाशोत्सव गुरु नानक देव जी का और 400वां प्रकाशोत्सव गुरु तेग बहादुर जी का मनाने का काम भी किया। हमने तो जाति धर्म संप्रदाय के ऊपर उठ के सबका साथ सबका विकास किया है। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ऐसी है जो भ्रष्टाचार के साथ साथ तुष्टीकरण की राजनीति करने में मजबूर है। और चुनावी दंगल के बाद अब बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिसका मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो गया है। बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए और कई राज्य इस पर विचार कर रहे हैं। इसके बाद बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी की होड़ मच गई है। कल एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी यही बात दोहराई। फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी राज्यों को खुद समान नागरिक संहिता कानून लागू करने के लिए कहा है। सभी राज्य अपनी अपनी सुविधा के अनुसार इसे लागू कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी इसे लागू करने का विचार किया जा रहा है। इस पर खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बात करेंगे। इधर मध्य प्रदेश के बड़वानी में पीईएसए एक्ट पर बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसी भी देश में 2 तरीके के कानून नहीं होने चाहिए। यूसीसी पर काम करने के लिए वो जल्द ही एक कमेटी का गठन भी करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा। बेटी से शादी की और जमीन ले ली। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई?
एक देश में दो विधान क्यों चलेगी? एक ही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए? सिविल कोड भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत हर राज्य को ये इंप्लीमेंट करने के लिए डायरेक्टिव हमारे संविधान ने दिया है। किन्हीं कारणों से हमारे देश में नहीं हो पाया। अभी गोवा में है, अब उत्तराखंड कर रहा है, हिमाचल करने वाला है, गुजरात करने वाला है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे सभी राज्यों को ये करना है, करना भी पड़ेगा। महाराष्ट्र भी उचित समय पर इसके बारे में सोचेगा। और अब बात करेंगे मार्केट की। आज बाजार में 8 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा। सेंसेक्स 416 पॉइंट नीचे गिरकर 62,867 पर बंद हुआ। निफ्टी 116 पॉइंट गिरकर 18,996 पर बंद हुआ। ऑटो, एनर्जी, एफएमसीजी शेयरों में बिकवाली रही तो आईटी, इंफ्रा, फार्मा शेयरों में आज दबाव देखा गया। वहीं मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। आइए बाजार का हाल समझते हैं यतिन से। यतिन, कैसा रहा आज का कारोबार? देखिए, जहां तक कि बाजार का सवाल है, ऑब्वियसली 7-8 दिन की जो लगातार तेजी हमने देखी थी वहां कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ब्रेक लग गए, क्योंकि ग्लोबल संकेत थोड़े बहुत वीक थे और इसीलिए शायद आपको निफ्टी में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली ऊपर के स्तरों से देखने को मिली। बाजार की अगर हम बात करें तो 18,700 के आसपास ही निफ्टी का क्लोज आता हुआ दिखाई पड़ा। ऑब्वियसली रियल एस्टेट शेयर्स में काफी अच्छी बाइंग थी आज, और खास करके मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज में 3 से 5% की तेजी देखी गई। जहां तक कि लूजर्स का सवाल है, हमने ऑटो शेयर्स में जो मंथली आंकड़े हैं उनके आने के बाद भारी मुनाफा वसूली दिखी। खास करके आइशर मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड मारुति जैसे शेयर्स में 1.5 से 2% से ज्यादा की आपको बिकवाली हावी होती नजर आई। जी यतिन, हमें सेक्टर्स भी बताइए, किन सेक्टर्स में आज एक्शन रहा और किन सेक्टर्स में आज सुस्ती रही? देखिए, बाजार की बात करें तो निफ्टी गेनर लूजर में आपको सबसे ज्यादा गेनर्स दिखेंगे मेटल स्टॉक्स और सीमेंट शेयर्स में। अगर हम आज की बात करें तो स्पेसिफिकली अपोलो हॉस्पिटल्स आपको 2% ऊपर दिखेगा, लेकिन टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे शेयर्स में अच्छी खासी खरीदारी थी। लूजिंग एंड पे आप देखेंगे तो ज्यादातर आपको ऑटो शेयर्स ही नजर आएंगे। हीरो मोटोकॉर्प, आइशर, मारुति, एमएनएम, इन सभी शेयर्स में लगभग 1.5 से 2% की मंदी दिखी। गेनिंग साइड पे अगर हम देखें तो मिड कैप्स में काफी सारा अच्छा एक्शन था। इनफैक्ट रेमंड की बात करें तो ये स्टॉक लगभग 18% चला। इसके बाद पेटीएम, रेडिको, खैतान, सुजलॉन एनर्जी जैसे शेयर्स में भी आपने 5 से 7% की तेजी देखी। लूजिंग एंड पे थोड़े बहुत शेयर्स आपको 2-3% नीचे दिखाई देंगे। ईजमाई ट्रिप, तेजस नेटवर्क जैसे स्टॉक्स में मुनाफा वसूली, और अदानी ट्रांसमिशन और आईआरबी इंफ्रा में थोड़ी बहुत बिकवाली के फ्लोज रहे। जी बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए आपका यतिन। और बाजार नए हाई पर है। क्या बाजार में तेजी की रफ्तार जारी रहेगी और बाजार के लिए क्या होंगे अहम ट्रिगर? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 7:57 पर। फर्टिलाइजर सब्सिडी कम करने और फर्टिलाइजर की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने फर्टिलाइजर कंपनियों को नैनो यूरिया की बिक्री बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का दावा है कि इससे किसानों को भी बचत होगी और भारत फर्टिलाइजर में जल्द ही आत्मनिर्भर बन सकेगा। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ है असीम मनचंदा। असीम, क्या कुछ है डिटेल्स इस खबर पे आपके पास? देखिए, पिछले कुछ महीनों में फर्टिलाइजर की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी बढ़ोतरी जो देखने को मिली है। इससे न सिर्फ सरकार का इंपोर्ट बिल जो है वो बढ़ा है, लेकिन जो सब्सिडी है वो भी सरकार को अब ज्यादा जो है देनी पड़ रही है। तो सरकार अब इसका बोझ जो है कम करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने जो फर्टिलाइजर्स कंपनी के सीएमडीज है, सीईओज है, उनको निर्देश दिए कि आप नैनो यूरिया की बिक्री को बढ़ावा जो दीजिए और नैनो यूरिया को जो है किसानों के अंदर पॉपुलर जो है वो कीजिए। इससे न सिर्फ किसानों को बचत होगी बल्कि भारत जो है यूरिया में आत्मनिर्भर जो है वो भी बन सकेगा। खासतौर पर यही बता दूं कि जो नैनो यूरिया की एक 500 ml की बोतल है वो करीबन 225 रुपए की पड़ती है, जबकि जो 45 किलो का यूरिया का बैग है वो 266 रुपए का जो है पड़ता है। तो सरकार का ये अंदाजा है कि इससे किसानों को सीधे 41 रुपए की बचत वो होगी। तो सरकार ये चाहती है कि किसान जो है ज्यादा से ज्यादा नैनो यूरिया को अपनाए। तो सरकार इसको बढ़ाने की तैयारी जो कर रही है। तो किसान जो सीधे जो कंपनियों को कहा है कि आप सीधे नैनो यूरिया की बिक्री जो है उसको बढ़ाइए। तो आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि जो
फर्टिलाइजर्स कंपनियां है वो नैनो यूरिया को ज्यादा बढ़ावा जो है वो दे रही है, जिससे कि सरकार को उम्मीद है कि उनका सब्सिडी बिल जो है आने वाले दिनों में कम होगा। और साथ ही साथ सरकार जो है चाहती है कि किसान जो है इसका इस्तेमाल जो है ज्यादा से ज्यादा करे, तो इसकी सरकार ने कंपनियों को निर्देश जो है वो दे दिए। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। तो अब बात पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसावाला की हत्या की, जिसका मास्टरमाइंड गोल्डी बरार को अमेरिका में पकड़ लिया गया है। खुद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इस बात की जानकारी दी। भगवंत मान ने ही ये बताया कि गैंगस्टर गोल्डी बरार को कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया। खुफिया एजेंसी FBI ने ही पहले मूसावाला के आरोपी गोल्डी बरार का पता लगाया, उसके बाद कई दिनों से उसकी ट्रैकिंग की। इसमें कैलिफोर्निया में उसका ठिकाना मिल गया, जहां से उसे आज गिरफ्तार कर लिया गया। गोल्डी बरार के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। रेड कॉर्नर नोटिस विदेश में भगोड़े बदमाशों की गिरफ्तारी या हिरासत के लिए रेड कॉर्नर जारी किया जाता है। वहीं गोल्डी को हिरासत में लिए जाने के बाद अब उसकी जल्द भारत वापसी हो सकती है। भारतीय एजेंसियां जल्द से जल्द उसके प्रत्यर्पण की तैयारी शुरू कर सकती हैं। और आइए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, ये भी सुनते हैं। रिसेंटली अभी हमने गोल्डी बरार को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था होम मिनिस्ट्री से, तो अभी हमें पता चला है वो डिटेन हो गया है। जल्दी ही उसको यहाँ पे लाया जाएगा। बड़ी बड़ी हत्याओं में उसका हाथ है और कानून के मुताबिक उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी और परिवारों को इंसाफ मिलेगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। और जब का सिलसिला सबसे पहले चलते हैं राजस्थान, जहां से जयपुर से भगवान कौरवानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, अच्छे बढ़िया हूँ सर। बताएं क्या उलझन है? मेरा ये सवाल है कि हाँ, मैं नेक्स्ट ईयर में रिटायर हो रहा हूँ, तो हमारे यहाँ जो मैं बैंक ऑफ इंडिया जयपुर में पोस्टेड हूँ। अच्छा। तो हमारे रिटायरमेंट में क्या है, हमारे जो लीव इनकेशमेंट हो रही है जो 240 या सेंट्रल गवर्नमेंट का 300 है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तो एग्जम्प्टेड है। क्या पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर एग्जम्प्टेड अप टू 3 लाख लिमिट है या वो भी फुल एग्जम्प्टेड है? गौरी? नहीं, देखिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए जो लीव इनकैशमेंट होती है वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन उसके अलावा जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक के एम्प्लॉयज़ हों, PSU के हों, वो सभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माने जाते। तो उनके केस में जो लिमिट है, जो आपको डिडक्शन मिलेगी, वो मैक्सिमम 3 लाख की मिलेगी। तो अगर आपको लीव इनकैशमेंट 3 लाख से ज़्यादा मिल रही है तो 3 लाख तक एग्जेम्प्ट है और उसके ऊपर की टैक्सेबल है। 3 लाख से कम मिल रही है तो जितनी मिल रही है वो सारी एग्जेम्प्ट है। तो आपकी जो थ्रेशोल्ड है वो है 3 लाख और आपको जो पूरी की पूरी लीव इनकैशमेंट मिल रही है वो नॉन टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माने जाएंगे। चलिए, तो कौरवानी साहब, उम्मीद करता हूँ आपकी उलझन दूर हो गई होगी। क्यों? बिल्कुल। और रिटायरमेंट के लिए आपको शुभकामनाएं। फिर भी कोई रिटायरमेंट के बाद भी कोई उलझन हो तो बताइएगा, हमारे पास कई सारे रिटायर्ड लोगों के फोन आते हैं, उनकी उलझनें हम लोग दूर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अगले सवाल पे, जो कि पटना बिहार से आया है। विपिन कुमार सिंह साहब का हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन जी नमस्कार, क्या उलझन है आपकी? नमस्कार जी 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 नमस्कार। ये हम 16 के दिसंबर में रिटायर किए हैं जी, तो 17 के मार्च 31 तक का जो फॉर्म 16 मिला है हमको, उसमें मेरा पैसा जो इनकम टैक्स में कटना चाहिए मेरे विभाग के द्वारा वो काट लिया गया है, लेकिन वो विभाग से पैसा जमा नहीं किया गया है। अच्छा। और ये रकम लगभग 21,000 का था। अच्छा। और जिसका इंटरेस्ट तो 16 से बढ़ते बढ़ते अभी हो गया है 29,000 के आसपास। ठीक है। तो वो विभाग से जमा नहीं किया है, लेकिन डिमांड में हमको दिखाता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या ये आपके फॉर्म 26A में रिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर आपको जानकारी हो इसके बारे में? हाँ, नहीं, फॉर्म 16 में वो दिखाई दे रहा है। 26A में दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, फॉर्म 26AS में वो दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, क्योंकि विभाग जमा नहीं किया है विभाग के द्वारा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अगर आपका TDS कटा है और जमा हुआ है तभी वो 26A आपके फॉर्म 16 में आएगा। फॉर्म 16 में ऐसे नहीं आ सकता।
तो पहले तो आप अपना फॉर्म 16 चेक कीजिए क्या वो ओरिजिनल फॉर्म 16 है, क्योंकि कई बार ऐसा कोई केस सामने आता है जहाँ पे जो एम्प्लॉयर है उसने जो फॉर्म 16 दिया है वो ट्रेसेस की वेबसाइट से डाउनलोडेड नहीं होता। तो आप चेक कीजिए कि आपका जो फॉर्म 16 है वो ट्रेसेस की वेबसाइट से ही डाउनलोडेड है और ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, सरकारी वेबसाइट से सरकार के द्वारा दिया गया है। अगर ये नहीं है तो आप अपने एम्प्लॉयर को कन्फ्रंट कर सकते हैं और आपका हक बनता है कि आप ट्रेसेस से डाउनलोडेड फॉर्म 16 मांगे। अब दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास ओरिजिनल फॉर्म 16 ही है, यानी कि ऑथेंटिक फॉर्म 16 है, तो 26 ईयर्स में भी आना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 26 ईयर्स में नहीं आ रहा और फॉर्म 16 में आ रहा है। तो आप अपना फॉर्म 16 लेके डिपार्टमेंट चले जाइए, डिपार्टमेंट को अपना फॉर्म 16 दिखाइए। फॉर्म 16 में जो जानकारी होती है आपकी TDS की, उससे जो डिपार्टमेंट है वो ट्रेस कर पाएगा कि ये आपका ऑथेंटिक है कि नहीं और उनके सिस्टम में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं। अगर आप उनके पास फॉर्म 16 लेके जाएंगे और कोई दिक्कत है, आपकी मैपिंग नहीं हुई है TDS की, तो वो मैप कर देंगे और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ढोल नगाड़ों के संग शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। 14 दिसंबर तक 32 लाख शादियां होने वाली हैं। अब ऐसे में जो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है वो वेडिंग प्लानर पर ही होता है। शादी की रस्में अपने आप में बहुत हेक्टिक होती हैं। मेहंदी, इंगेजमेंट, इनवाइट्स, केटरिंग, उसके बाद दूल्हे के कपड़े, दुल्हन के कपड़े, बारातियों का आना जाना। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप अपने वेंडर्स को एक ही क्लिक पर कनेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी JNU एक बार फिर से विवादों में है। इस बार ये विवाद JNU कैंपस में दीवारों पर लिखे नारों की वजह से है। JNU की दीवारों पर ब्राह्मणों को कैंपस छोड़ो, ब्राह्मणों बनियो, हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, शाखा लौट जाओ जैसे नारे लिखे गए हैं। एक महिला प्रोफेसर के केबिन के दरवाजे पर शाखा लौट जाओ का नारा लिखा गया। JNU की कुलपति शांति श्री दुलपुड़ी ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो वहीं इस घटना के बाद से सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने बयान दिया है कि ऐसी सोच को कुचल देना चाहिए। इधर ABVP ने लेफ्ट विंग पर यह नारे लिखने का आरोप लगाया है। आजकल सर्दी, खांसी, बुखार आम है और एक बार इसकी जद में आ जाएं तो फिर हफ्तों परेशानी रहती है। आखिरकार क्यों जिद्दी होते जा रहे हैं ये कॉमन फ्लू, जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। और अब बात फुटबॉल वर्ल्ड कप की। आज फुटबॉल वर्ल्ड कप में ग्रुप H के 2 अहम मुकाबले खेले जाने हैं। आज रात 8:30 बजे साउथ कोरिया से भिड़ेगा पुर्तगाल। पुर्तगाल 6 अंकों के साथ पहले ही अंतिम 16 में अपनी जगह बना चुका है, लेकिन फिर भी दर्शक रोनाल्डो से करिश्माई खेल की उम्मीद लगा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर साउथ कोरिया ने बड़ा उलटफेर करते हुए पुर्तगाल को हरा भी दिया तो भी उसे ग्रुप H के दूसरे मैच के नतीजों पर निर्भर रहना होगा। इसके अलावा आज का दूसरा मुकाबला भी रात 8:30 बजे खेला जाएगा। ग्रुप H के इस दूसरे मैच में आमने सामने होंगे घाना और उरुग्वे। अगर ये मैच घाना जीतता है तो वो सीधे अंतिम 16 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन अगर उसने उरुग्वे से ड्रॉ खेला या फिर हार गया तो ग्रुप H के दूसरे मैच के नतीजे पर निर्भर करेगा कि अंतिम 16 में पुर्तगाल के साथ यहां से कौन पहुंचेगा। आप ये सभी मैच जियो सिनेमा ऐप पर देख सकते हैं। स्पोर्ट्स 18 HD TV पर फ्री में ये सभी मैच देख सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।